लोग सेंट्रोमियर्स का अपन ने होलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ लिया था, डिफ्यूज्ड पॉलीसेंट्रिक और मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज टीलोमियर। तो टीलोमियर जो है बेसिकली अगर हम किसी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का रहता है। सेंटर में सेंट्रोमियर्स रहते हैं और कॉर्नर्स के अंदर क्या रहते हैं, टीलोमियर्स रहते हैं, करेक्ट। यस मैम। तो टीलोमियर्स क्या काम करते हैं, सेंट्रोमियर्स जो है वो एक तरीके से स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम करते हैं, और भी बहुत कुछ है, मूवमेंट के अंदर काम करते हैं। वैसे ही टीलोमियर्स जो है वो स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ में क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जैसे आसपास जो है बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकते हैं, बहुत सारे क्लीव करने का काम कर सकते हैं। तो उन सब एंजाइम से और या फिर उन सब एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम भी टीलोमियर्स का रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता है इनका, और इन ये कभी भी किसी और टीलोमियर के साथ में फ्यूज नहीं होते हैं। तो दो क्रोमोसोम्स को सेपरेट रखने का काम भी क्या करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। टर्मिनल पोर्शन रहता है इसके, ये जो है वो जीटी रिच रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीटी यानी गुआनोसिन और थायमिडिन रिच रहते हैं, इनका कंटेंट ज्यादा रहता है इसके अंदर, विच फोल्स टू फॉर्म अ हेयरपिन लूप। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि टीलोमियर का स्ट्रक्चर देखो, आपसे आईसीआर के पेपर में कोई भी ये चीज नहीं, आपने लास्ट ईयर का अगर आईसीआर का पेपर सॉल्व किया होगा तो आप देख रहे होंगे कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर कभी भी वो रटी रटाई चीजें पूछना, बहुत ही 10% क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा, मोस्टली कंसेप्चुअल चीजें पूछते हैं। तो ये सब चीजें जो है, जो आज तक क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ओके। तो यहाँ देखो, आपसे ये तो पूछ ही सकते हैं कि जीटी रिच रहता है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो इसमें एक हेयर पिन लूप रहता है। जो हेयर पिन्स होती है जो बालों के अंदर लगाई जाती है उसके जैसा लूप रहता है, या फिर अपन एक हेयर पिन टर्न भी बोलते हैं ना, कि एकदम शार्प टर्न रहता है, यू टर्न, उसको भी हेयर पिन टर्न बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये एक हेयर पिन बन रहा है, ठीक है। ये एक हेयर पिन टर्न बन रहा है, हेयर पिन लूप बन रहा है, और ये किस वजह से बनता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से, जी एंड टी। तो यहाँ पर जब ये हेयर पिन लूप बनता है तो फिर ये जी आपस के अंदर एक क्वाड्रेट बनाता है। सिंस यहाँ पर चार जी आ रहे हैं जो कि आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो चार को रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेट बोल देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको तोड़ना किसी भी एंजाइम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बन रहा है, ये चार जी इधर है, चार जी इधर है, और इनके बीच में यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन रही है। तो कोई भी एंजाइम आएगा तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम किसको रिकॉग्नाइज करता है, जीसी बॉन्ड को कर लेता है, एटी बॉन्ड को कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कर लेता है, ज्यादातर कोवेलेंट को भी कर लेगा। लेकिन इस तरीके की क्वाड्रेट स्ट्रक्चर के बॉन्ड को रिकॉग्नाइज करने का पावर नहीं होता है एंजाइम के पास में कि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सके। तो यहाँ पर जो है ये क्वाड्रेट बॉन्ड या फिर ये क्वाड्रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीज जो है, गुआनिन्स जो है, वो बहुत ज्यादा हमको हेल्प करता है किसी भी क्रोमोसोम को और उसके डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये रेजिस्टेंट हो जाता है एक्सोन्यूक्लियस के डाइजेशन से, मतलब एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इसको जाके डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ये क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन है ना, सबको क्लियर हुआ? एक ही बच्चे की आवाज आ रही है मेरे को, हेलो। यस मैम। वहाँ पे ज्ञानेश की आवाज आ रही है, और किसी को क्लियर नहीं हुआ? यस मैम, यस मैम। अच्छा थोड़ा बोलो। मूविंग ऑन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किसको बोला था, सेंट्रोमियर को बोला था। सेंट्रोमियर के अलावा अगर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट रहता है, यानी कि कोई ऐसी जगह प्रेजेंट रहती है जो कि दिख रही सेंट्रोमियर की तरह है लेकिन एक्चुअल में सेंट्रोमियर नहीं होती है। देखो, अब किसी का क्वेश्चन बनेगा कि इसको अपन सेकेंडरी सेंट्रोमियर क्यों नहीं बोल सकते हैं,
प्राइमरी सेंट्रोमियर वो है, तो फिर इसको अपन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सेंट्रोमियर का काम क्या रहता है, दो डिफरेंट क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखना। ठीक है, तो अगर हम डिफ्यूज सेंट्रोमियर की भी बात कर रहे थे, यहाँ पर भी देखो, तो ये दो अलग अलग क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखा है। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये किसी भी दो क्रोमैटिड को होल्ड नहीं कर रहा है, जबकि ये एक क्रोमैटिड के बीच में बना है। इसीलिए इसको अपन सेकेंडरी सेंट्रोमियर या फिर दूसरा सेंट्रोमियर नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, NOR भी बोलते हैं। NOR का फुल फॉर्म क्या है, बताएगा कोई? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन। करेक्ट, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, आप एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर अपने पास बहुत सारे ऐसे यहाँ पर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट रहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और एक बहुत ही डेंस फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर, लाइक मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा कोई विस्कस सा सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो है वो मोस्टली RNA सिंथेसिस के अंदर, राइबोसोम सिंथेसिस के अंदर यूजफुल रहता है। तो इस एरिया को कौन सिंथेसाइज करता है, NOR, यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो रीजन रहता है वो इसको बनाने का काम करता है। इसलिए इसको अपन लोग न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ गाइस? यस मैम। ठीक है, मूविंग ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन गैप की तरह हमें दिखेगा। क्रोमोसोम रीजन जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और टीलोमियर के बीच में रहता है, इसे हम लोग सैटेलाइट रीजन बोलते हैं। सैटेलाइट रीजन है, ठीक है, सैटेलाइट DNA नहीं है, दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैटेलाइट DNA, सैट क्रोमोसोम और सैट DNA दोनों अलग अलग चीजें हैं। सैट DNA तो क्या है, हाईली रिपीटेटिव DNA। सैट क्रोमोसोम क्या है, ऐसा पोर्शन जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और टीलोमियर के बीच में प्रेजेंट है। याद रहेगा? यस मैम। गड़बड़ तो नहीं करोगे? नो मैम। ठीक है, तो सैट DNA एक टर्म है, सैट क्रोमोसोम अलग टर्म है। तो समझ में आया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फंक्शन क्या है और उसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है? यस मैम। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, ह्यूमन सोमैटिक सेल्स हैव 10 सैट क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस के अंदर सैट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसी के थ्रू आपका आंसर चले जाएगा। ये तो कोई शायद ही पूछेगा कि 10 सैट क्रोमोसोम्स होते कितने होते हैं, पर प्रेजेंस और एब्सेंस जरूर पूछ सकता है। ठीक है, region where nucleus is associated with SAT chromosomes is known as nucleus organizing region. NOR contains several copies for the gene coding for rRNA. rRNA क्या कोड करता है, राइबोसोम्स को कोड करता है, करेक्ट? करेक्ट? यस मैम। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है एक और, क्रोमोमियर। अब क्रोमोसोम पढ़ लिया, सेंट्रोमियर पढ़ लिया, टीलोमियर पढ़ लिया, ये है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर क्या है, कुछ ऐसी स्पीशीज है जैसे कि मेज है, एम्फीबिया है, उसके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं पेकाइटीन स्टेज के अंदर जो है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि मोती जैसे स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं उसके ऊपर। ये मोती जैसे स्ट्रक्चर्स जो है उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोमोमियर्स बोल देते हैं। इसके बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्रोमोमियर कौन सी स्टेज में दिखता है, तो पेकाइटीन स्टेज में दिखता है। ठीक है, कैसे दिखते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। फिर उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमोमियर सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर हमेशा आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ क्रोमोमियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अपने पास में ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे
कि हर एक के ऊपर 3-3 क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है और सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यही 3 इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी दिखेंगे और सेम पोजीशन के अंदर दिखेंगे। और इसके अंदर अगर 2 है तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर भी 2 ही दिखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? Yes, ma'am. सबसे क्लियरली क्रोमोमियर्स कहाँ विजिबल होते हैं? डिप्टेरास के अंदर होते हैं, जाइंट सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के अंदर। अभी आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट यूजिंग क्रोमोमियर्स? तो आंसर यस जाएगा, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोमियर्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक अमाउंट में और स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्रोमोमियर्स को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 10 है, ये वो वाला क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, ऐसे करके। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्रोमोमियर्स को इसीलिए साइटोजेनिक मार्कर्स भी बोलते हैं, कि मतलब क्रोमोसोम के अंदर अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रोमोसोम है, तो हम क्रोमोमियर्स को देख के उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन सा क्रोमोसोम है। समझ आया? मैम इसका बेसिकली फंक्शन क्या होगा? कोई फंक्शन नहीं होता है। क्रोमोमियर्स जितना मैंने आज तक पढ़ा है उसका एक ही रीजन रहता है कि मान लो अपने पास में ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम लेंथ में जब लंबा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर उसको फिट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, या फिर वो जगह घेरता है, दूसरे क्रोमोसोम्स को फंक्शन नहीं करने देता है। तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी क्या ऑप्शन अपनाती है कि वो जगह जगह पे थोड़ा सा कंडेंसेशन बढ़ा देती है, यानी कि हेटेरोक्रोमैटिनाइजेशन कर देती है, जिससे कि क्रोमोसोम की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जगह ज्यादा मिल जाती है दूसरे फंक्शंस करने के लिए। तो ये एक हेटेरोक्रोमैटिनाइज्ड रीजन ही रहता है, मतलब कंडेंस्ड रीजन रहता है। यूजुअली ऐसे एरियाज का किया जाता है जिसके अंदर रेगुलर यूज होने वाले जीन्स नहीं हैं, ऐसे जीन्स है जो कि सिर्फ स्पेशल कंडीशन के अंदर यूज होने वाले हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है कैरियोटाइपिंग। अब 2 टर्म्स आते हैं, एक आता है कैरियोटाइप, एक आता है इडियोटाइप। कैरियोटाइप बेसिकली क्या है कि वो मॉर्फोलॉजी बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो यूजुअली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कैरियोटाइप जो है वो सोमैटिक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है और इडियोटाइप जो है वो हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक यही क्वेश्चन मैंने इससे आते हुए देखा है कि कैरियोटाइप में तो जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं सब आएंगे, भले ही डिप्लॉइड हो, हेक्साप्लॉइड हो, पेंटाप्लॉइड हो, कितना भी हो, लेकिन इडियोटाइप में कितने आते हैं? सिर्फ हैप्लॉइड आते हैं। या देख सकते हैं जैसे अगर कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर 5 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसे हम कैरियोटाइप बोल देंगे। लेकिन अगर सिर्फ हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इडियोटाइप बोल देते हैं। साथ ही साथ में इडियोटाइप के अंदर क्या होता है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जिसे हम ड्रॉ करते हैं वो, और कैरियोटाइप में एक्चुअल फोटो होती है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो कैरियोटाइप और इडियोटाइप दोनों के सेम काम है कि जनरल मॉर्फोलॉजी बताता है क्रोमोसोम्स की, कि कौन से टाइप के हैं, कितना साइज है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, और दोनों के अंदर ही जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जमता है। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट सबसे पहले आता है और फिर उसके बाद में सबसे छोटा सबसे लास्ट में आता है। यूजुअली सोमैटिक क्रोमोसोम्स जो है उनको पहले जमाया जाता है, या फिर जिन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं उन्हें पहले जमाया जाता है, और सेक्स क्रोमोसोम्स जो है उन्हें सबसे लास्ट में जमाया जाता है। मतलब अगर ये ह्यूमंस का होता है तो एक्स और वाई सबसे लास्ट में आते हैं। समझ आया? Yes, ma'am. इसके अलावा एक पॉइंट इसके अंदर क्या आता है? ग्रेटर एसिमेट्री इन कैरियोटाइप मींस मोर एडवांस इज द स्पीशीज। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके कैरियोटाइप में डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट क्रोमोसोम का लेंथ ज्यादा है, वो जो है वो मेटासेंट्रिक है, लास्ट क्रोमोसोम के और फर्स्ट क्रोमोसोम के बीच में जो है वो डिफरेंस ज्यादा है,
बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, किसी में क्रोमोमियर दिख रहे हैं, किसी में नहीं दिख रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से जो एसिमेट्री रहती है, जितना ज्यादा डिफरेंस रहता है उतना हाई ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि उतना ही एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होता है। यानी अगर आप एक ह्यूमन का कैरियोटाइप देखोगे और यही आप एक किसी अमीबा का देख लोगे, तो अमीबा का कैरियोटाइप मोस्टली ऐसा ऐसा दिख जाएगा, लेकिन ह्यूमन का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आया, ऐसा आया, फिर ये आया, क्रोमोमियर्स आ गए, कहीं कहीं पे सैट क्रोमोसोम्स आ गए, कहीं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया। इस तरीके से करते करते बहुत डिफरेंस दिखेगा ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स में। तो ह्यूमंस कैसे हो गए, ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हो गए एज कंपेयर टू अमीबा। तो जितना एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप है उतना एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। ये 2-3 पॉइंट्स ही है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो याद रहेगा सबको। यस मैम। एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बेसिकली क्या होता है, तो जो अपन ने क्रोमैटिड्स के बारे में पढ़ा है उसके अंदर जो क्रोमैटिन प्रेजेंट रहता है, बेसिकली क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड होता है, और क्रोमैटिड के अंदर जो डीएनए रहता है उसको अपन कलेक्टिवली क्रोमैटिन बोल देते हैं। ओके, तो दो टाइप के क्रोमैटिन्स रहते हैं, एक हेट्रो और एक यू क्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होता है, हाईली कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे गुचुर पुचुर हुए हुए रहते हैं, ठीक है, उनको रीड करना पॉसिबल नहीं होता है। यू क्रोमैटिन कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में खुला हुआ होता है, जिसमें आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जैसी चीजें इजीली कर सकते हो। सिंस ये थोड़ा सा ओपन टाइप का रहता है, तो अगर आप डाई ऐड करोगे तो उसके अंदर लाइट स्टेन आएगा, और ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में रहता है, तो डाई ऐड करने पे वो एक डार्क स्टेन लेता है, यानी कि वो डार्क कलर में दिखाई देगा, और यू क्रोमैटिन लाइट कलर में दिखाई देगा। यू क्रोमैटिन में यूनिक डीएनए ज्यादा होता है। यूनिक डीएनए का क्या मतलब होता है, ऐसा डीएनए जो कि रिपीट ना हो रहा हो, और हेट्रोक्रोमैटिन में ज्यादातर रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, जैसे कि सेंट्रोमियर, टीलोमियर या नॉब्स जो रहते हैं, वहां पर हेट्रोक्रोमैटिन रहता है। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स लूजली पैक्ड होते हैं, इसके अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, जेनेटिकली एक्टिव रहता है, यहीं पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब चलते रहता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अर्ली रेप्लिकेटिव, सबसे पहले इसी का रेप्लिकेशन होता है। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो यूक्रोमैटिन खत्म होने के बाद में इसको यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में उसका रेप्लिकेशन किया जाता है। पॉइंट्स क्लियर है सारे? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। हेट्रोक्रोमैटिन भी दो टाइप के रहते हैं, एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होते हैं फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होता है, परमानेंटली हेट्रोक्रोमैटिक जो रहता है, हमेशा रहता है कि वो हमेशा हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में रहता है, और ये जो है कभी भी यू क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इट नेवर अंडरगोज यू क्रोमैटिनाइजेशन। जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्पेसिफिक रहता है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ऐसी ऐसी जगह पे। फिर आता है फैकल्टेटिव, ये ऐसा डीएनए है जो कि रहता है यू क्रोमैटिन में है, कभी कभी वो हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि टीलोमियर और सेंट्रोमियर के कुछ रीजन्स में प्रेजेंट रहता है, कि वो कभी कभी जरूरत पड़ने पे तो जो हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, वरना वो यू क्रोमैटिन में रहता है। क्लियर है दोनों? Yes, ma'am. यस मैम।
तो फैकल्टेटिव जो है वो यूजुअली आरडीएनए को सिंथेसाइज करने का काम करता है। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कंडेंसेशन के, मतलब कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है तो हेट्रो और खुला हुआ है तो यूक्रोमैटिन। फिर हम आते हैं डीएनए के केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर। क्रोमैटिन जो है वो डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए तीनों से मिलके बनता है। इंटरफेज न्यूक्लियाई के अंदर 30 से 40% डीएनए रहता है, 50 से 60% प्रोटीन रहता है, 1 से 10% आरएनए रहता है। मेटाफेज के अंदर 15 से 20% डीएनए, 10 से 15% आरएनए एंड 60 टू 75% प्रोटीन रहता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमैटिन, डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको तीनों का ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन विच फेज, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे करके। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो इंटरफेज के अंदर प्रेजेंट रहता है। फिर पूछ सकते हैं हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन किस में प्रेजेंट रहता है, तो प्रोटीन हाईएस्ट किस में रहता है, मेटाफेज के अंदर रहता है। क्लियर है? यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? यस मैम। फिर हम आते हैं डीएनए के ऊपर। तो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ में कांस्टेंट रिलेशनशिप बना के रखता है, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन, सब चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है डीएनए के कंटेंट कितना रहता है। दो टाइप्स के रहते हैं, यूनिक और रिपीटेटिव डीएनए, जो अपन इतने दिन से सुनते ही आ रहे हैं ये दो टर्म्स। यूनिक डीएनए क्या है? सिंगल कॉपी पर जीनोम है, यानी कि अगर आपकी कोई सीक्वेंस है जैसे ATGC, ATCTA ऐसे करके, तो ये आपको पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर एक ही बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। इसे कह देते हैं यूनिक डीएनए। अगर आपको कोई सीक्वेंसेस रिपीटेड दिख रही है, ATG 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 ऐसे करके बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर जाता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 70% तक यूनिक डीएनए रहता है, जबकि आप प्लांट्स में राई की बात करें, मस्टर्ड की बात करें तो 8% तक ही रह जाता है। रिपीटेटिव डीएनए में 100 कॉपीज भी हो सकती है, मिलियन कॉपीज भी हो सकती है एक जीनोम के अंदर। आपकी कॉपीज का जो नंबर है वो फिक्स नहीं रहता है। अब जैसे 30% ह्यूमंस के अंदर रिपीटेटिव डीएनए रहता है, राई के अंदर जो है वो 92% तक रिपीटेटिव डीएनए रहता है। रिपीटेटिव में भी दो टाइप्स आ जाती है, हाईली रिपीटेटिव और मॉडली रिपीटेटिव। एक और है, नहीं है, हाईली और मॉडली रिपीटेटिव है। तो हाईली रिपीटेटिव डीएनए जो है उसमें मोर देन 10 टू द पावर 5, यानी कि 100,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख से लेके 1 मिलियन, सेवरल मिलियंस, 10 मिलियन, 50 मिलियन, इतनी कॉपीज रहती है, तो उसे हम लोग हाईली रिपीटेटिव डीएनए में डाल देते हैं। मॉडली रिपीटेटिव में लेस देन 1 लाख कॉपीज रहती है, तो उसे हम लोग मॉडली रिपीटेटिव में डाल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। फिर हम आते हैं कि क्रोमैटिन के अंदर कौन से प्रोटीन्स रहते हैं। तो दो टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं, एक तो रहता है हिस्टोन प्रोटीन, एक रहता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट हिस्टोन प्रोटीन ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए, पूरा उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। करेक्ट? रहते हैं ना? Yes, ma'am. तो हिस्टोन्स जो है 80% ऑफ द क्रोमोसोमल प्रोटीन, टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम, इन अ न्यूक्लियस, इन डीएनए, तीनों के केस में आंसर क्या जाएगा? हिस्टोन जाएगा। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन बिल्कुल भी नहीं रहता है। देखो प्रोटीन्स किसके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स के। तो जो Amino acid. यस, तो अमीनो एसिड्स जो है उनमें से एक अमीनो एसिड जो है ट्रिप्टोफैन, वो एंटायरली एब्सेंट रहता है किसके अंदर? हिस्टोन के अंदर। हिस्टोन को बनाने में ट्रिप्टोफैन का कोई यूज होता ही नहीं है। अब हिस्टोन्स जो है वो ह्यूमंस के अंदर या फिर किसी भी नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर 5 टाइप्स के मिलते हैं। कौन कौन से? H1A,
H2A, H2B, H3 एंड H4। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स इज नॉट फाउंड इन नेचर, ऐसे करके। तो आप लोगों को H3A दे देंगे, H5 दे देंगे, ऐसा कोई ऑप्शन दे देंगे जो कि अलग होगा, तो वो सही आंसर चले जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका रेशियो क्या रहता है, तो बहुत सिंपल सा है। H1 जो है वो 1 के रेशियो में प्रेजेंट है, बाकी सब 2 प्रेजेंट है, तो 1:2:2:2, काम खत्म। याद रहेगा? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये है नॉर्मली हिस्टोन प्रोटीन्स, और इसको किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू लीविन ने किया था। उसी ने बताया था कि 5 डिफरेंट टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स नेचर के अंदर मिलते हैं। फिर देखो कुछ प्रॉपर्टीज जिनसे मुझे पर्सनली लगता है कि क्वेश्चंस आने के चांसेस है, वो सब तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है, ये आईसीआर के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। H1 जो है वो इजीली सेपरेट हो जाता है क्रोमैटिन से, जबकि बाकी जो है वो बहुत ज्यादा कंजर्व्ड है एवोल्यूशन में भी, और सेपरेट नहीं होता है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, कोई बताएगा मुझे क्या? मैम H1 बाहर से सबको बाइंड किया रहता है ना, इसलिए जल्दी लूज हो जाता है। करेक्ट। H1 जो है वो 2 ऑक्टामर्स को जोड़ने का काम करता है, यहाँ बीच में रहता है लिंकर डीएनए के साथ में, तो ये इजीली सेपरेट हो जाता है। जबकि बाकी के जो 4 है वो मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, इसलिए H1 इजीली सेपरेट होता है। H1 के अंदर सबसे ज्यादा अमीनो एसिड कौन सा रहता है? लाइसीन रहता है, और लाइसीन जो है उसका क्या काम रहता है? फोल्डेड क्रोमैटिन फाइबर्स को एक साथ पकड़ के रखने का। H2A और H2B भी स्लाइडली लाइसिन रिच रहते हैं, H3 और H4 जो है वो आर्जिनिन रिच रहते हैं। ओके, यस मैम। फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर आते हैं। 20% रहता है ये डीएनए के अंदर, 12 to 20 डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। एग्जाम्पल्स है मोस्टली एंजाइम्स जो रहते हैं अपने डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और ये सब चीजें। अब हम आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस किसी मैम। को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले 1 माइक्रोन को अपन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10 की पावर -6 मीटर। करेक्ट, 10 to the power -6 meters। अर्लियर मॉडल्स जो थे वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज क्रोमोनेमा कंटेनिंग क्रोमैटिन एंड जीन्स। ठीक है, यूजुअली ये माना जाता था कि क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोनेमा रहता है जिसके अंदर क्रोमैटिन और जीन्स रहते हैं। पहले ये नहीं माना गया था कि हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह ये सब चीजें प्रेजेंट रहती है, इसके बारे में पता नहीं था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट ने मॉडल्स डेवलप करना स्टार्ट किए। तो पहला मॉडल जो डेवलप किया था वो फोल्डेड फाइबर मॉडल था, जो कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल है। ये डेवलप किसने किया था? ड्यूप्रो ने किया था 1965 में। क्रोमोसोम जो है उसने बोला कि क्रोमैटिन फाइबर्स के बने हुए रहते हैं जिनका अप्रोक्सीमेटली डायमीटर 230 एंगस्ट्रॉम्स रहता है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 की पावर -10 मीटर। करेक्ट, 10 to the power -10। फाइबर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है कॉइलिंग करने पे। एक सिंगल डीएनए जो है वो कॉइल होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, और कॉइलिंग में कौन से आयंस हेल्प करते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो हम लोग जब बोलते हैं कि मैग्नीशियम कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फंक्शन के लिए, सिर्फ बोन्स बनाने के काम नहीं आता है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम और कैल्शियम का रोल रहता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है कि विच कैटायंस आर यूजफुल इन डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। समझ आया? यस मैम। फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आते हैं। तो ये तो देखो साइंटिस्ट ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कॉइल करके जो है, मतलब ड्यूप्रो ने बता दिया ऐसे ऐसे कॉइल करके सेंट्रोमियर बनता है। मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज हो गई कि एक तो अपन उसको एकदम ऐसे लंबे के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ
पे है तो ज्यादा लंबा जगह घेरेगा, और ऐसे ऐसे कॉइल कर देंगे तो धागा रहती है, धागा लंबाई में तब तो ऑब्वियसली लंबा होगा ही, उसको अपन गिट्टी के ऊपर लपेट देते हैं तो फिर वो छोटी सी जगह के अंदर आ जाता है, करेक्ट? यस मैम। उसी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया कि क्रोमोसोम्स भी इसी तरीके से पैक होते हैं कॉइल के। तो अब बताइए कि भाई वो कॉइल होते कैसे हैं, अपने आप से हो जाते हैं? तो उसके ऊपर भी फिर मॉडल्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो सबसे पहला मॉडल जो डेवलप हुआ था, हाईली एक्सेप्टेबल है, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। इसको डेवलप किया था कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने 1974 में। इन लोगों ने क्या बताया कि इसके अंदर एक चीज होती है, कोई प्रोटीन होता है, जिसे इन्होंने बोला न्यूक्लियोसोम। ये जो न्यूक्लियोसोम यूनिट है, ये अपने आप में बार बार कॉइल होता है, और जब ये कॉइल होता है तब सोलेनॉइड बनता है। सोलेनॉइड बेसिकली कुछ नहीं रहता है, इस तरीके से एक बहुत ही टाइटली पैक्ड स्प्रिंग को बोला जाता है। अगर आप लोगों ने 11th-12th में फिजिक्स ली होगी तो ये टर्म पता होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे थे, इसके अंदर कैसे करंट पास होता है एंड थिंग्स लाइक दिस। याद है किसी को? Yes, ma'am. No, ma'am. फिर एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर, लिंकर डीएनए एंड एन एवरेज वन मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन H1 एंड अदर एसोसिएटेड क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो देखो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है, एक तो इसमें डायग्राम बना हुआ है, हाँ यहीं से देखते हैं। चलो, एक तो न्यूक्लियोसोम कोर होता है, एक लिंकर डीएनए और एक H1 का मॉलिक्यूल रहता है और अदर एसोसिएटेड क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो ये न्यूक्लियोसोम कोर है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम कोर है, इसके अंदर हिस्टोन का ऑक्टामर रहता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है सिलेंडर टाइप का, जिसमें सारे हिस्टोन्स लगे हुए होते हैं, जैसे H2A, H2B, H3 एंड H4। और यही सिमिलर स्ट्रक्चर पीछे की तरफ भी होता है। तो यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन मिला के एक ऑक्टामर बनाते हैं, इसलिए इसको नाम भी क्या दे दिया गया, ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब कितना हो जाता है, 8। तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये चारों के चारों हिस्टोन प्रोटीन्स 2-2 के रेशियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ऑक्टामर बनाते हैं। इसके ऊपर डीएनए जो है वो अपने आप को कॉइल करता है। तो इनिशियली इसका जो डायमीटर रहता है सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामर का, वो 60 एंगस्ट्रॉम रहता है। फिर उसके बाद में जब इसके ऊपर पहला डीएनए का कॉइलिंग होता है तो फिर वो 110 एंगस्ट्रॉम है। क्या बोल रहे हो? 8 से तो ज्यादा है ना ये? किससे ज्यादा है? 8 ही होंगे। H1 तो लिंकर डीएनए में प्रेजेंट रहता है ना, ऑक्टामर में नहीं आता है। रुको तो मैं हिस्टोन ऑक्टामर का 3D इमेज दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है? हेलो, यस मैम। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। 8 कैसे होते हैं, ये देखो। 4-4 के पेयर में। यस, 4-4 के पैर में। ठीक है, तो इनिशियली उसका डायमीटर कितना रहता है, 60 एंगस्ट्रॉम। फिर जब पहला कॉइलिंग डीएनए का हो जाता है तो 110 एंगस्ट्रॉम हो जाता है डायमीटर में। फिर उसके बाद में आता है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए में कौन प्रेजेंट रहता है, H1 रहता है। फिर एक और न्यूक्लियोसोम कोर आई, फिर उसके बाद में ऐसे करते 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 जुड़ते जाता है, और जब ये फाइनल कॉइलिंग लेवल के ऊपर पहुंच जाता है सोलेनॉइड फॉर्म के अंदर, तो उसे बोल देते हैं उसका डायमीटर कितना हो जाता है, 300 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये 60 डिग्री डायमीटर, मतलब अगर अपन ऐसे देखें तो एक डीएनए का कितना डायमीटर रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम रहता है, सिर्फ एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का। रहता नहीं रहता है? यस मैम। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम से घूमता घूमता सोलेनॉइड बनते बनते कितने पहुंच जाता है, 300 एंगस्ट्रॉम पे। क्लियर है सबको? यस मैम।
तो न्यूक्लियोसोम कोर ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4 से बनती है। लिंकर डीएनए के अंदर H1 रहता है। इसको ये छोड़ दो, हाँ वैसे सही है, 1/2/3 टर्न्स भी सही है, 1/2/3 और 1/3/4 टर्न्स भी लेता है, मतलब 1.25 के करीब ये टर्न लेता है डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। तो खैर कोई नहीं पूछने वाला, बहुत वेग क्वेश्चन हो गया ये। और जो टर्न लेता है ऑक्टामर के ऊपर, वो उसका डीएनए का साइज कितना रहता है, 146 बेस पेयर रहता है। ये जो है न्यूक्लियस रेजिस्टेंट रहता है, माइक्रोगूगल कोई टर्म नहीं है, न्यूक्लियस रेजिस्टेंट रहता है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस आके हिस्टोन ऑक्टामर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, न्यूक्लियोसोम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और ये ऐसे लगता है जैसे मोतियों की माला पिरो रखी हो। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ये मोती अटैच हो, तो ऐसे लगता है कि इट अपीयर्स ऑन बीड्स ऑन क्रोमैटिन फाइबर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। फिर हम लिंकर डीएनए पे आते हैं। तो लिंकर डीएनए हमने देखा, दो हिस्टोन ऑक्टामर्स के बीच के अंदर जो रहता है H1, ये इस वाले डीएनए को हम लोग लिंकर डीएनए बोल देते हैं, और इसे हम लिंकर हिस्टोन भी बोल देते हैं कई बार, जो कि लिंकर डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये न्यूक्लियस से ससेप्टेबल रहता है, मतलब कोई भी न्यूक्लियर एंजाइम आके इसको कट कर सकता है, इसको क्लीव कर सकता है, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद में एक टर्म आता है क्रोमैटोसोम्स। क्रोमैटोसोम्स क्या है, ऐसे न्यूक्लियोसोम्स जिनके अंदर H1 प्रेजेंट है। अगर H1 हटा देते हैं हम, तो उसे सिर्फ न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। H1 के साथ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटोसोम बोलेंगे। न्यूक्लियोसोम फाइबर जो है वो 10 नैनोमीटर का फाइबर रहता है पैक होने के बाद में, जिनके अंदर कोई भी डिटेक्टेबल लिंकर डीएनए नहीं रहता है, तो 10 नैनोमीटर का बनता है। सोलेनॉइड जो है वो 300 एंगस्ट्रॉम का बनता है। ये ऐसे क्वेश्चंस देखो बहुत ही कम चांसेस है, लेस देन 10%, 5% चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत पुरानी चीजें हो गई है, ठीक है। पैकिंग रेशियो 40 का रहता है। इसका क्या मतलब है कि 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो टर्न चल रहा है, यहाँ पर बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि 6 न्यूक्लियोसोम्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, हर एक के ऊपर 6 न्यूक्लियोसोम्स रहते हैं, और पैकिंग रेशियो जो है वो 40 का रहता है। तो 6 5 40 हो गए। तो यहाँ पर जो है ऐसी 5 लाइनें जुड़ेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपका लिंकर डीएनए वगैरह और वो सब आएगा वापस। फिर वापस ऐसी ही पूरी 5 लाइनें जुड़ेंगी जिसके अंदर 6 रहेंगे, और फिर वापस आपका लिंकर डीएनए आएगा। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। तो देखो, रेप्लिकेशन जो है वो अपन डीएनए रेप्लिकेशन इन डेप्थ पढ़ेंगे, जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला चैप्टर रहेगा। यहाँ पर सिंस वो बीडी सिंह के चैप्टर में इंक्लूडेड था, तो इसलिए पीपीटी में डल गया है। अभी हम स्पेशल क्रोमोसोम्स पे आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं स्पेशल क्रोमोसोम से। कभी कभी जो है थोड़े पुराने लोग बनाते हैं पेपर, तो स्पेशल क्रोमोसोम से क्वेश्चन डाल देते हैं। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम एक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि सबसे पहले पूछ सकते हैं कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम किसके अंदर मिलता है, तो oocytes के अंदर मिलता है, इनवर्टिब्रेट्स के, और सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है oocytes में। कुछ इनवर्टिब्रेट्स के oocytes में मिलता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स के oocytes में मिलेगा। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वर्टिब्रेट्स जिनकी डेवलपमेंटल स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम हो एंड इनवर्टिब्रेट्स जिनके नहीं हो। हाँ, तो बेसिकली जैसे अपन है, अपने रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा प्रेजेंट है, और भी मैमल्स है या फिर एनिमल्स है जिनके अंदर वर्टिब्रे प्रेजेंट रहती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट रहती है, वो आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। और जैसे कि मेंढक हो गए, छिपकलियां हो गई, इन सब के अंदर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कॉकरोच वगैरह हो गए, इन सबको स्नेक मैम, स्नेक में भी नहीं होती है। हाँ, तो ये सब क्या हो गए, होती है ना, क्या बोल रहे हो? स्नेक में तो होती है ना। स्नेक वर्टिब्रे है,
मैम शायद स्नेक, फ्रॉग इन सब में होंगी क्योंकि ये हैं, रेप्टिलिया में आते हैं ना ये तो। जो परम अपन कहते हैं। एक कॉलम होती है, करेक्ट। हाँ यार, जूलॉजी इंसेक्ट्स में नहीं होंगे। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स एंड नेमेटोड्स इन सब में नहीं होगा। नेमेटोड्स में नहीं होगा, इंसेक्ट्स में नहीं होगा। और भी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है जो कि एकदम सॉफ्ट स्क्विशी से रहते हैं, स्टारफिश वगैरह, इनके अंदर नहीं रहेगा, लेकिन फिश के अंदर रहता है। जो लोअर फिश होती है, एम्फीबियंस वगैरह, इन सब के अंदर नहीं होता है। तो हाँ, oocytes के अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑब्जर्वेबल ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग डिप्लोटीन स्टेज। कौन सी स्टेज पे दिखेगा? डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर दिखेगा। One pair of loop emerges from a single chromosome, can be 2 to 9 pairs as well. So basically अपन इसी को देखते हैं। सबसे पहले ये अपना एक स्पेशल क्रोमोसोम है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। तो हमने बॉटल साफ करने वाला ब्रश देखा होगा। वो बॉटल साफ करने वाला जो ब्रश रहता है, जिसके अंदर ऐसे फाइबर्स निकले हुए रहते हैं, एक मेन सिलेंडर से, एक मेन तार से। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम उसी की तरह दिखता है, जैसे कि बॉटल साफ करने वाला ब्रश हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी क्रोमैटिन फाइबर्स रहते हैं वो इस तरीके से लूप्स बना लेते हैं। और ये जो लूप्स बनते हैं, ये मेजर आरएनए सिंथेसिस की, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की साइट्स रहती है। यहाँ पर जो भी रेगुलरली यूज होने वाले जीन्स है, जिनसे कि प्रोटीन्स बनने हैं, वो जीन्स इस तरीके से यू क्रोमैटिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि उनका ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो सके। रीजन समझ में आया लूप्स क्यों बनते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, तो लूप्स इसलिए बनते हैं और बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं। तो इसीलिए इसका अपीयरेंस जो है वो माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई ब्रश हो, इसलिए इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम नाम दे दिया गया था। इसके अंदर फिर अलग अलग रीजन्स रहते हैं, जैसे कि थिक एंड और थिन एंड रहता है एक। तो लूप्स जो है जिनके अंदर थिन एंड रहता है, मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये थिन एंड है, तो यहाँ पर ज्यादा आरएनए सिंथेसिस होगा। फिर जाते जाते ये वापस हेटेरोक्रोमैटिनाइज होने लग जाता है, ये थिक एंड बन जाता है। यहाँ पर जो है वो आरएनए सिंथेसिस अगेन कम हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फिर एक और टाइप का क्रोमोसोम है विच इज जाइंट क्रोमोसोम। ये जो है कहाँ पे मिलता है? यंग एम्ब्रियो में मिलता है, प्लांट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलता है, लार्वीज के गट एपिथेलियम में मिलता है। गट एपिथेलियम मतलब जो ईसोफेगस रहती है, उसका जो एपिथेलियम रहता है अंदर का, एपिथेलियम सेल्स का लेयर, उसमें मिलता है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ मिलती है? इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये बेसिकली इंसेक्ट्स की जो है वो किडनीज है, ये वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। यहाँ पर भी जाइंट क्रोमोसोम मिलता है। कुछ फैट बॉडीज में भी मिलता है, डिप्टेरास की, ड्रोसोफिला, कैरोनोमस और सायरा और राइनोसोकोरिया, इन सब के अंदर भी जाइंट क्रोमोसोम मिल सकता है। तो एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। डिस्कवरी किसने की थी? बाल्बियानी ने की थी। इसके अंदर बाल्बियानी रिंग्स भी आती है, तो ये नाम याद रखना तो बहुत सिंपल हो जाता है। सिग्निफिकेंस यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या था, ये किसने रियलाइज किया था? पेंटर नाम के एक साइंटिस्ट ने। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो मिलके जाइंट क्रोमोसोम बनाते हैं। ये ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई लोग कर देते हैं कि जाइंट क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप में एक अलग क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलके ही एक जाइंट क्रोमोसोम बनाते हैं। इसीलिए जाइंट क्रोमोसोम का नंबर हमेशा कितना होगा? n ही होगा, हैप्लॉइड के बराबर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ये एक एग्जांपल है। तो क्रोमोसेंटर जो है वो बहुत सारे सेंट्रोमियर्स को जब फ्यूज कर दिया जाता है तो वो क्रोमोसेंटर बन जाता है। देखते हैं यहाँ पे, ये अपना एक जाइंट क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर आप जाइंट क्रोमोसोम में देख सकते हैं कि ये बहुत सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो फ्यूज हो गए हैं। और जब यहाँ पे सेंट्रोमियर्स फ्यूज हुए हैं तो इस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमोसेंटर बोल देते हैं। ठीक है, फिर जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग करने में कुछ रीजन्स में तो डार्क स्टेन आता है, कुछ रीजन्स में जो है वो लाइट स्टेन आता है।
और जब जो बैंड बनते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटर बैंड स्पेस बोल देते हैं या इंटर बैंड रीजन बोल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनको फ्यूज करवाया गया है जाइंट क्रोमोसोम बनाने के लिए। एक 2R है, 2L है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक 4 है, अच्छा 4 कहाँ गया, X की जगह 4 लिखा हुआ है, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। एक 3L है, एक 3R है, ठीक है। इस तरीके से एक होमोलोगस क्रोमोसोम के जो 2 पेयर है उनको फ्यूज करा के एक जाइंट क्रोमोसोम बनाया गया है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो डार्क स्टेनिंग रीजन को बैंड्स बोल देते हैं, जो लाइट और नॉन स्टेनिंग रीजन्स रहते हैं उनको इंटर बैंड्स बोल देते हैं, अभी अपन ने देखा ही था। न्यूमरस स्ट्रैंड्स रहते हैं तो इसे पॉलीटीन क्रोमोसोम भी बोल देते हैं और कंडीशन को पॉलीटीन ही बोल देते हैं। तो देखो जैसे एक क्रोमोसोम है उसमें तुमको कितने स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीटीनी या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम। फिर उसके बाद में टर्म आता है एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडो रीडुप्लीकेशन का क्या मतलब है, कोई भी पेयर्ड क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होते रहता है लेकिन सेल डिवीजन या न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। मतलब कि ह्यूमंस के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो इनका रेप्लिकेशन हुआ तो कितने बन जाएंगे, 92, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, तो 92 क्रोमोसोम्स तो हो गए लेकिन न्यूक्लियस या फिर सेल का डिवीजन नहीं हुआ। मतलब क्रोमोसोम्स अपने आप में डिवाइड हो रहे हैं लेकिन कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, एंडो रीडुप्लीकेशन। मतलब अंदर ही अंदर डुप्लीकेशन होते जा रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब जितनी बार रेप्लिकेशन होएगा उतनी बार स्ट्रैंड्स तो डबल होंगे ही होंगे। ये एक क्रोमोसोम है तो इसका रेप्लिकेशन हुआ तो फिर इसके अंदर एक एक स्ट्रैंड और जुड़ गया, फिर वापस रेप्लिकेशन हुआ तो और स्ट्रैंड्स जुड़ते गए, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, फिर बैंड्स जो है वो स्टैकिंग होती है क्रोमोमियर्स की ऑफ ऑल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन देम। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर जितने भी है फिर क्रोमोमियर्स भी स्टैक होने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में, इस तरीके से। मतलब जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया गया हो, ऐसे लगता है। फिर हम आते हैं बाल्बियानी रिंग्स के ऊपर या पफ्स के ऊपर। तो अभी देखो, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंबाइन हो गए, ठीक है, एक जाइंट क्रोमोसोम बना दिए, लेकिन उनको ट्रांसक्रिप्शन का काम तो करना है ना। मतलब डीएनए का तो मेन काम ही यही है कि उसको प्रोटीन बनाना है, उसको आरएनए बनाना है। तो वैसी कंडीशन में जैसे लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम में हुआ, लूप्स बने थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, पफ्स बन जा रहे हैं। और ये पफ्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बाल्बियानी रिंग्स बोल देते हैं। और यही रिंग्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करती है, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस करती है। क्लियर है? यस मैम। यस एक हार्मोन होता है, एक डायोसोन, वो पफ्स बनाता है स्पेसिफिक बैंड्स के अंदर। सिंस ये एक डायोसोन इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना। जी मैम। ठीक है, ठीक है। फिर सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक सबको सब समझ में आया? यस मैम। मैम ये जो पार्ट आज हमने पढ़ा, ये बीडी सिंह में कौन से चैप्टर में मिलेगा? बीडी सिंह के क्रोमोसोम वाले चैप्टर के अंदर ही है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर करके जो है ना, पहला चैप्टर ही है मेरे ख्याल से। मतलब क्रोमोसोम के यूनिट के अंदर पहला चैप्टर है। चैप्टर 3 आई गेस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सही कह रहे हो। के अंदर है। ठीक है मैम। ओके चलो, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट मैम।